क्लास 9। आज आप लोग का प्रैक्टिकल नंबर 8 है और आपकी जो बुक का एक्सपेरिमेंट है वो 6 या 7 है, 6 है, ठीक है, प्रैक्टिकल में 6 है। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रिपेयर 100 cm क्यूब और 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। देखिए समझिए, आज हमें तैयार करना है 100 ml वाटर के अंदर यानी 100 ml सॉल्यूशन तैयार करना है NaOH का, जिसकी मोलैरिटी 0.1 होनी चाहिए। ठीक है, जिसकी मोलैरिटी 0.1 होनी चाहिए। सही है। अच्छा जी, मैं आपको समझाता हूँ भाई मोलैरिटी होती क्या है। देखो मोलैरिटी सिंपल, अगर मैं डेफिनेशन बात करूँ तो मोलैरिटी ये होती है कि जब 100 ml वाटर के अंदर या एक फिक्स अमाउंट वाटर के अंदर जितनी क्वांटिटी में उस चीज की जरूरत है, जितनी क्वांटिटी में हम जिस चीज का भी सॉल्यूशन बना रहे हैं, जितने सॉल्यूट की जरूरत है उतना अगर अमाउंट डले तो फिर वो वहां पर एक परफेक्ट मोलैरिटी आ जाती है उस सॉल्यूशन की। ठीक है, अब मैं आपको अपने अल्फाजों में समझाता हूँ। देखो हम लोग घर में कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं, हम घर में चाय बना रहे हैं, ठीक है, हम घर में 1 कप चाय बना रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर हम 1 कप चाय बना रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग जो है बेहिसाब पत्ती, चीनी, पानी, दूध सब बेहिसाब डाल दें। गैस भी जो है बेहिसाब चल रही है, बहुत तेज हो गई, बहुत कम हो गई। ऐसे में क्या होगा, हमारे पास जो सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा वो आपका होगा क्या, ये बस कुछ बन गया। ये कोई मतलब परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं है, जिसको हम लोग जो जिस मकसद के लिए हमने बनाया था उस मकसद के लिए नहीं है। ठीक है, जब हम 1 कप चाय बनाते हैं उसमें बकायदा पूरी मेजरमेंट होती है। यार हम अगर इतनी चीनी, इतनी पत्ती डालें, इतना दूध डालें, इतना पानी डालें, इतने जो हमारी गैस की जो फ्लेम है, इतना जो उसका मीडियम है, अगर हम उसको उतना रखें तो हमारी परफेक्ट चाय बनकर तैयार होगी क्या, जिसको हम पीने के काबिल, हमारे लिए टेस्टेबल हो, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छे फायदेमंद हो, जिसको हम कहें कि हाँ यार ये जो है हम बनकर तैयार, यानी परफेक्ट अमाउंट चाहिए होती है ना हर चीज की। जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उसका परफेक्ट अमाउंट होता है तो वो उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, मोलैरिटी भी सिंपल यही काम करती है। कोई आप सॉल्यूशन बना रहे हो, ठीक है, केमिकल्स की कोई भी केमिकल का आप सॉल्यूशन बना रहे हो, उसके अंदर जितनी उस सॉल्यूट की जरूरत है, जितनी भी उस सॉल्यूट की जरूरत है, जैसे हम यहाँ पर NaOH का NaOH सॉल्यूशन बना रहे हैं, हमें उसकी 0.1 मोलैरिटी रखनी है। तो जब किसी भी NaOH की 0.1 मोलैरिटी हो और 100 ml वाटर के अंदर हमें 0.1 मोलैरिटी का NaOH सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमें एक फिक्स अमाउंट चाहिए कि जितना हम उसको डालें, वही कैलकुलेट कर आज हम लोग एक मोलैरिटी 0.1 मोलर सॉल्यूशन का NaOH सॉल्यूशन बनाएंगे, 0.1 मोलर का NaOH सॉल्यूशन बनाएंगे, जो कि हमारे एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा। सही है, समझ आया अभी तक जो मैंने बोला? ठीक है, सिंपल। अब मैं इसको समरी कर आपको बताऊं तो आज के प्रैक्टिकल में बात ये होगी कि हमारे पास 100 ml वाटर के अंदर हम लोग एक फिक्स अमाउंट निकालेंगे NaOH की, एक हमारे पास फिक्स अमाउंट निकालेंगे हम NaOH की, उसको हम 100 ml वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे, वहाँ पर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा और उस सॉल्यूशन की हमारे पास जो मोलैरिटी होगी वो 0.1 होगी, उसकी जो मोलर होंगे वो 0.1 होंगे। सही। इसके लिए जो एपरेटस रिक्वायर्ड है, वॉच ग्लास, फिजिकल बैलेंस, मेजरिंग फ्लास्क, स्पैचुला, बीकर्स, ड्रॉपर, फनल, सब चीजें क्या है अभी आपको बता दीजिए। केमिकल्स में डिस्टिल्ड वाटर एंड NaOH। अच्छा, सबसे पहले बात मैं यहाँ पे क्लियर ये कर दूं, कोई भी अपने जहन में ये बात ना रखे कि हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी मोलैरिटी सिर्फ NaOH की मालूम कर सकते हैं। हमारे पास 100 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी मोलैरिटी हम मालूम कर सकते हैं और सबको मालूम करने का यही तरीकाकार है जो आपके सामने रखा हुआ है, इसलिए उनको समझो जरूर। ऐसा हो सकता है कि एग्जाम के अंदर आपको NaOH ना दिया जाए, ऐसा हो सकता है आपको ऑक्सैलिक एसिड दे दें, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड तो वो तो है ना, Na2CO3 दे दे। ठीक है, कोई भी आपको एलिमेंट दिया जा सकता है, लेकिन अगर आपने समझा हुआ है कि हम कैसे उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट कर एक फिक्स अमाउंट निकाल कर फिर उसको पानी में मिक्स करके कैसे बना सकते हैं, अगर हमें पता है तो हम किसी भी कंपाउंड का कोई भी अच्छा सा सॉल्यूशन यानी मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, समझो, इस पूरे को समझो। NaOH की जरूरत है, थ्योरी आपको जो है बुक से लगवा दी जाएगी। फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी का मतलब ये है कि मोलैरिटी मालूम करने के लिए जो हमें फॉर्मूला रिक्वायर्ड है, मोलैरिटी मालूम करने के लिए हमें जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड है वो ये है। सही है, क्या है? देखो
मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, हमें मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए। सॉल्यूट तो आपको पता है ना, पानी के अंदर अगर हमने एक सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं NaOH, तो हमारे पास सॉल्यूट क्या होगा, NaOH होगा। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि NaOH हो, कुछ भी हो सकता है। तो फॉर्मूले के लिहाज से हम यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो आप लोग को पता ही है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। जो भी कम क्वांटिटी में हमारे पास सॉल्यूशन में होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा तादाद में होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो कम तादाद में हमारे पास NaOH होगा, जो कि हमारा मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, वो NaOH होगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ NaOH हो, कुछ भी हो सकता है, सही है ना। तो लेकिन हमें चाहिए किसमें, ग्राम में चाहिए, ग्राम में, सही है। फॉर्मूले के लिहाज से हमें ग्राम में ही चाहिए, केजी किसी में, मिलीग्राम में किसी में नहीं, ग्राम में चाहिए, सही है। मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए ग्राम में, यानी हमें क्वांटिटी चाहिए, सही है, ग्राम के अंदर। फिर मोलर मास निकालेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे इन डीएमक्यू, सही है। चलिए मैं ये डीएमक्यू के जरा बारे में आपको क्लियर कर दूं। देखिए हमारे पास हमें पता है कि लिक्विड जो हम उसको मेजर करते हैं, हमारे पास जो उसको मेजर करने के लिए क्वांटिटी होती है वो लीटर की होती है, सही, लीटर की होती है स्टैंडर्ड जो हमारे पास उसकी यूनिट होती है किसी भी लिक्विड की। अच्छा, अगर हम उसको स्मॉल, हमारे पास अगर उसकी यूनिट है तो उसकी मिलीलीटर हो जाती है, मिलीलीटर, मिलीलीटर लीटर से कम होता है। तो बस ये बात समझो कि 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 cm क्यूब, 1 cm क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको हम कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हैं। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मिलीलीटर, सही है। और समझो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1000 यानी 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 डीएम क्यूब के। 1 डीएम क्यूब क्या, डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूबिक डेसीमीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब होता है, सही है। तो यानी समझ आई है आपको बात, समझ। अच्छा, और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि 1 डीएम क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, 1 लीटर के बराबर होता है। अगर आपके पास कोई भी क्वांटिटी है पानी, अगर आपके पास 1 लीटर है तो हम कहेंगे वो 1 डीएम क्यूब है हमारे पास, डेसीमीटर क्यूब के। ओके, बात समझ आ गई। तो फॉर्मूले में हमारे पास डीएम क्यूब है, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब, यानी फॉर्मूले के लिहाज से हमारे पास जरूरी है कि हम अपना जो है डीएम क्यूब में अपना वॉल्यूम ले सॉल्यूशन का, ठीक है। अच्छा जी, फॉर्मूला है, अब इसमें सब कुछ क्या है आपको खुद ही आ गया, कैलकुलेशन होगी, आपको सब समझ आ जाएगा। फिर फॉर्मूला ऑफ मास, फॉर्मूला ऑफ मास का मतलब ये है कि हमें इस कैलकुलेशन के अंदर असल में हमें ग्राम चाहिए, यानी हमें एक मास चाहिए। मास किसका चाहिए, NaOH का चाहिए। हमें ये वो मास चाहिए कि हाँ कितना NaOH हम अपने 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर डालें कि वो एक 0.1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन बने, ठीक है। तो ये वो अमाउंट हम अभी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो भाई मास का कैलकुलेट करने के लिए क्या कुछ नहीं है, आप देख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट है ना, ये इसी को ड्राइव करके ये वाला फॉर्मूला है। ये जो नीचे जो कुछ भी इसको इसके पास ले लो, मोलैरिटी इनटू मोलर मास इनटू वॉल्यूम पर डीएम क्यूब, आ जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस कुछ नहीं है अलग है, बस ये NaOH की बात हो रही है, मास ऑफ सब्सटेंस हुई है। यहां तक बात समझ आई आपको, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी कैलकुलेशन में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हमें मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है, ऐसी बात है, मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है। इसके लिए हमें मोलैरिटी पता होना चाहिए, मोलर मास पता होना चाहिए और वॉल्यूम पता होना चाहिए इन डीएम क्यूब, इन डेसीमीटर क्यूब, जरूरी है डेसीमीटर क्यूब में। तो मोलैरिटी बताओ, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि कितनी मोलैरिटी निकालनी है, 0.1। तो मोलैरिटी की जगह, मोलैरिटी तो हमें पता चल गया 0.1, ओके। अब आ जाता है मोलर मास। अब हम यहाँ पे देखो मोलर मास को कैलकुलेट कर रहे हैं, इधर देख लीजिए, मोलर मास को कैलकुलेट कर रहे हैं। मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए जरूरी है, मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए जरूरी है कि पहले हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि NaOH होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है, याद रखना। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का। मॉलिक्यूलर मास पता करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो कैसे पता करेंगे, इसके लिए तो हमें पता होना चाहिए मास ऑफ Na, मास ऑफ O, मास ऑफ H, यानी सोडियम का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए हमें।
एटॉमिक मास ऑफ Na यानी सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। इसको बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। NaOH है, पहले Na का क्या एटॉमिक मास है 23, ठीक है। अच्छा Na के कितने मोल्स है यहाँ पर, देखो मोल्स जो है यहाँ पर रखे जाते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ओके, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। सारे के अगर यहाँ पे 2 होता है ना तो हम 23 को मल्टीप्लाई कराते हैं 2 से, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है 1 है तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कराया। इसी तरीके से O के साथ भी कुछ नहीं है तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कराया। O का एटॉमिक मास है 1, ओ सॉरी 16 मल्टीप्लाई बाय 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ठीक है, और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। याद रखो ये बात समझने वाली है कि मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं हम निकाल रहे हैं Na2CO3 का निकाल रहे हैं मिसाल के तौर पर एटॉमिक मास। तो Na का 23 है तो 23 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से कराएंगे। फिर प्लस कराएंगे, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, इसको 1 से कराएंगे ना, ऑक्सीजन के साथ। इसका 16 है, मल्टीप्लाई बाय 3, इसको कैलकुलेट करके आएंगे। यानी यहाँ पर जो हम मोल्स होते हैं वो भी हमें देखने हैं, सही है, ये भी हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए जरूरी है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो मसला हो जाएगा। तो 23 × 23, 16 × 16, 1 × 1, प्लस किया आपस में 40 आ गया, सही है। देख लो 23 है, 23 में 1 24, ठीक है, 24 प्लस 16, 4 6 10 हो गए, और ये कितने हो गए, 2 3 4 40 ग्राम आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अभी इसका जो एक्चुअल मास क्या है जो हमें मोलैरिटी में चाहिए वो नहीं आया है, ये हमारे पास अभी सिर्फ मॉलिक्यूलर मास आया है। अब याद रखो NaOH का मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास बराबर होता है। अब हो जाता है मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर 100 ml सॉल्यूशन, यानी हमें जितना मास रिक्वायर्ड है, जैसे कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, शुरू से कहता आ रहा हूँ कि 100 ml वाटर के सॉल्यूशन के लिए कितना मास हमें रिक्वायर्ड है, उसके लिए अब हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करें, उसके लिए अपने कैलकुलेशन करना स्टार्ट करें। फॉर्मूला देखो ये वाला, मास ऑफ सब्सटेंस वाला, मास पता करना है ना हमें, तो मास वाला फॉर्मूला देखो। मोलैरिटी कितनी है 0.1 लिख दिया, मोलर मास कितना है हमारे पास 40 लिख दिया, वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर रख दिया, ठीक है, वॉल्यूम भी लिख दिया, मोलर मास भी लिख दिया, मोलैरिटी भी लिख दी, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कराया। देखो मैंने पहले यहाँ पे 100 को 40 से मल्टीप्लाई कराया तो आया 4000 आया, 4000 आया। फिर हमें इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है 0.1, तो 0.1 से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास आया 400 यानी 400.0। अच्छा ये शुरू का 0 और ये वाला 0 मायने नहीं रखता, तो हमने सिर्फ 400 ले लिया, सही है। अब देखो याद रखो फॉर्मूले में हमारे पास dm क्यूब है, फॉर्मूले में हमारे पास वॉल्यूम कितना है dm क्यूब है, और यहाँ पर हमें कितना दिया होता है cm क्यूब, यानी हमने यहाँ पर जो 100 रखा है, यहाँ पर जो हमने 100 रखा वो cm क्यूब में रखा है, लेकिन हमें चाहिए वॉल्यूम dm क्यूब में, ऐसी बात है ना। तो अब कुछ नहीं करना, हमारे पास ये जो आंसर आया है ना, ये हमारे पास आंसर क्या आया है कि 100 ml वाटर के अंदर 100 ml वाटर के अंदर कितना ग्राम हमें डालना है, लेकिन हमें dm क्यूब में चाहिए, तो हमने कुछ नहीं किया, कितने बराबर था 1000 के बराबर था, तो डिवाइड बाय 1000 कर दिया, 400 डिवाइड बाय 1000, 400 डिवाइड बाय 1000, ये अब चेंज होके आ गया dm क्यूब वॉल्यूम 0.4, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 0.4, ओके जी। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको। कैलकुलेशन बहुत मेन है भाई, बहुत मेन है। आपको अगर NaOH की जगह पे मैं कह रहा हूँ, आपको मैंने दे दिया जैसे भी हमने निकाला था Na2CO3 ले लो, सही है, तो सब देखो समझो मोलैरिटी भी वही रहेगी, 100 ml सब कुछ वही रहेगा, लेकिन इसका क्या चेंज आएगा, मोलर मास चेंज आएगा। जब मोलर मास चेंज आएगा तो फिर मास ऑफ सॉल्यूट भी चेंज आएगा, तो चेंज आ सकता है। कोई ये ना समझेगा सर ये तो हम लोग याद कर लेगा भाई यही आना, नहीं, डिफरेंट सॉल्यूशंस यानी डिफरेंट उसके लिए केमिकल्स के लिए डिफरेंट ग्राम मास आता है, डिफरेंट मास आता है डिफरेंट केमिकल्स के लिए, ठीक है। यहाँ NaOH था तो उसके लिए 0.4 आया, कुछ और कोई होगा तो उसके लिए कुछ और आएगा, सही है। तो यानी अब हमें बहुत, अब हमारे लिए आसान काम हो गया, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मेन थी इसमें। अब हमारे लिए हमें ये बात समझ आ चुकी है कि 100 ml वाटर के अंदर हमें 0.4 ग्राम NaOH डालना है और उसका सॉल्यूशन बनाना है। तो उस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी ना वो 0.1 है,
उस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी वो कितनी होगी 0.1 होगी। तो हम ये कहेंगे कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन का हमारे पास सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया। सही है। अब हमने प्रैक्टिकल की तरफ आता ओके देखिए भाई, हमने अपने बीकर के अंदर थोड़ा सा वाटर ले लिया है, ठीक है। एक बीकर के अंदर पानी था, दूसरे बीकर में थोड़ा सा वाटर ले लिया, बस थोड़ा सा, कोई क्वांटिटी नहीं है इसकी, बस थोड़ा सा वाटर लिया। अब देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हमें कितने ग्राम NaOH की जरूरत है, 0.4 ग्राम। ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, 0.4 ग्राम NaOH है। ये हमारे पास कितना है 0.4 ग्राम NaOH चाहिए। सही है, मैंने पहले से कैलकुलेट करके यहाँ पे रखा हुआ है। इसको कुछ नहीं करना, अपने वाटर के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, हमने वाटर में डाल दिया और इसको डिसॉल्व करना है। हमने कितना डाला है NaOH 0.4 NaOH। सही है, 0.4 ग्राम NaOH डाला। चलिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब देखें भाई, अब हमारे पास ये एक नई बोतल आई है, इसको हम कहते हैं मेजरिंग फ्लास्क कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं मेजरिंग फ्लास्क। इसका ये जो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट हमारे पास 100 ml वाटर के लिए, यानी एक हमारे पास एक इस प्रैक्टिकल को करने के लिए एक पर्टिकुलर बोतल दी हुई है, वरना हम 100 ml तो इसमें भी ले सकते हैं, बीकर में भी है, लेकिन क्योंकि हमारे पास हम इससे प्रैक्टिकल के लिए यानी कि प्रेजेंटेशन के अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए हम अपनी ये वाली बोतल इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसी बोतल को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये कुछ खास नहीं है, इसके अंदर बस यहाँ तक हम जब अपना सॉल्यूशन डालेंगे ना 100 ml होगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, इसको हमने खोला और बीकर फनेल, सॉरी गलत बोल दिए, फनेल। ठीक है, फनेल लगाया अपने मेजरिंग फ्लास्क के अंदर और इसके अंदर अपने सॉल्यूशन को डाल दिया। ठीक है, सॉल्यूशन डाल दिया, कुछ नहीं, यहाँ तक पानी भर दो। चलिए हमें और पानी रिक्वायर्ड है तो हम डिस्टिल्ड वाटर ले लेते हैं अपना। देखिए अब यहाँ पे हम ड्रॉपर की मदद से कर लेते हैं ताकि पानी जो है ना ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, ड्रॉपर की मदद से ड्रॉप डालते हैं ताकि हमारे पास जो सॉल्यूशन है ना बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको बंद कर थोड़ा सा शेक कर लेंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे करके शेक कर सकते हो और ये हमारे पास सॉल्यूशन तैयार है NaOH का, जिसकी मोलैरिटी हमें पता है 0.1 मोल। ठीक है, 0.1 मोल। ये एक नोन सॉल्यूशन है। देखो अभी आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि इतना हमने झंझट करी, डायरेक्ट हम इसके अंदर मिक्स कर देते, देखिए लग रहा होगा, लेकिन देखो समझो इस बात को। मिसाल के तौर पर अगर हमें NaOH का सॉल्यूशन हमें किसी एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरत है, क्योंकि तो बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज में काम आता है। अभी तो हम लोग सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें सीख रहे हैं, जब हम बड़े लेवल पे इसी फील्ड को अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, साइंस की फील्ड को, अगर हम PhD लेवल पे जाते हैं, वहाँ तो सारी कुछ नहीं होता, वहाँ पे सारी रिसर्च होती है, वहाँ पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें एक नोन सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। नोन सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए यार ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर इतनी मोलैरिटी है और हमें अपने इस वाले एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए इतनी मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन चाहिए, तो जाके हमारे पास कोई चीज़ बनकर तैयार होगी। ठीक है, एक नोन सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। सही, इसको मैं अगर डेली रूटीन से एग्जांपल दूं, देखा हमारे पास हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का आपने देखा होगा कि जो हमारा कोल्ड ड्रिंक होती है उसका हमेशा सेम टेस्ट है, कोई टेस्ट अलग नहीं होता। कोई भी आप लिक्विड ले सकते हो, हम जब भी उसको खरीदते हैं उसके बाद हमें एक नोन सॉल्यूशन यानी हमारे पास एक सेम टेस्ट रहता है। अब वो क्यों रहता है? अगर कंपनी वाले चाहें तो बोले भाई हमारे पास एक बार अच्छी सी बन के तैयार हो गया, वो हमने अंदाजे से चीनी पत्ती में जो भी हमें करना था वो हमने कर दिया और वो हमारे पास सॉल्यूशन नहीं, उन्हें क्वांटिटी चाहिए अपने उस टेस्ट को बरकरार रखने के लिए। अगर अपने कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए अगर उन्होंने कोई भी चीज़ आगे पीछे कर दी तो उनका टेस्ट खराब हो सकता है। सही है, यानी उन्हें एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए अपनी जो भी मटेरियल है, जो भी लिक्विड है, उसका टेस्ट बरकरार रखने के लिए, अपनी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ज़रूरी है
ये चीज़ ज़रूरी है ना। आप इसको घर में हम खाना वगैरह पकाते हैं, बिरयानी पकाते हैं, लोग जो है बिरयानी बेचते हैं ठेलों के ऊपर, उनका टेस्ट हमें अच्छा लगता है। घर की बिरयानी से ज़्यादा हमें किसी की बाहर की बिरयानी अच्छी लग रही होती है, सबा वाले की बिरयानी है अच्छी लग रही होती है, ठीक है। अब सबा वाले की जो बिरयानी है उसका टेस्ट हमें क्यों अच्छा लग रहा है, वो भी वही चीज़ें मसाले हम उसके अंदर डाल रहे हैं, वो भी हम घर में डाल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ तो ऐसा खास है ना कि वो हमें कुछ ऐसा टेस्ट दे रहा है। उसका कुछ भी हो सकता है, उसका कोई स्पेशल मसाला हो सकता है, कोई उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर गैस पे पकाता है अपनी बिरयानी को, दम लगती है बिरयानी वगैरह जो होती है, एक पर्टिकुलर गैस पे। समझाने का मकसद ये है कि हमने ये एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया है जिसकी मोलैरिटी हमें पता है, यानी अगर हम इस सॉल्यूशन से कोई भी अपना एक्सपेरिमेंट अगर हमें ज़रूरत है परफॉर्म करें तो हमारे पास एक अच्छा सा प्रैक्टिकल बनकर, मतलब हमारे पास जो भी मटेरियल हमें चाहिए था, जो भी हमारे पास ज़रूरत होगी हमें, वो बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक नोन सॉल्यूशन है, ठीक है, नोन सॉल्यूशन है हमारे पास। सही है। समझाने का मकसद आपको सिंपल सिर्फ ये है कि मोलैरिटी बहुत अहम होती है कोई भी सॉल्यूशन की, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी बहुत अहम होती है। मोलैरिटी अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन की मालूम है तो वो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जितनी क्वांटिटी में हमें सॉल्वेंट और जितनी क्वांटिटी में हमें सॉल्यूट चाहिए उनको मिक्स कर दो, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिलता है। सिंपल अल्फाजों में अगर आपको समझाऊंगा तो हमारे पास दोनों चीज़ है, हमारे परफेक्ट क्वांटिटी में सॉल्यूट भी है, परफेक्ट क्वांटिटी में सॉल्वेंट भी है, और दोनों को मिक्स कर दो सॉल्यूशन बनती है। हमारे पास ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। आज हमने एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना सीखा है। ओके, एक्सपेरिमेंट। ओके हुदा, आज जो हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, हमने मोलैरिटी मालूम करी है NaOH की। आप इंडेक्स में से देखकर ऑब्जेक्ट निकालें और ख़ुद निकाल कर दिखाइए, ऑब्जेक्ट को पहचानना सीखें। ओके, 25 पेज नंबर है, निकालिए। ओके, अच्छा जी, मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या क्या है इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले आप टॉप पर हेडिंग डालेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 6 की, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे पॉइंटर से यहाँ से यहाँ तक, फिर सारे एपरेटस लिखेंगे, फिर केमिकल्स लिखेंगे सारे। उसके बाद ये पूरी थ्योरी आएगी हमारे पास, पूरी लिखनी है थ्योरी आपको। फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज में आप जो है सिर्फ ये वाला फार्मूला कर लेना, ठीक है, और इस वाले फार्मूले में जो है ये वाला फार्मूला कर लेना, पहला वाला, सही है। इसके अंदर ये तीसरा वाला, इसके अंदर ये पहला वाला फार्मूला कर लेना। कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन एज इट इज़ ऐसी करनी है, बहुत अहम कैलकुलेशन है ये, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन एज इट इज़ ऐसी करनी है। उसके बाद आपको मेथड करना है, मेथड आपको यहाँ से पूरा यहाँ तक करना है, रिज़ल्ट में भी आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक करना है। बाकी प्रिकॉशंस है, प्रिकॉशंस आप एनी 3 कर लीजिएगा इसके अंदर से। और जहाँ तक बात आती है डायग्राम की, तो डायग्राम के अंदर आप जो है एक ये वाली डायग्राम और एक ये वाली डायग्राम बना लीजिए। ओके, ये वाली डायग्राम और एक ये वाली डायग्राम। ओके।